ये वैसे तो अदालतों का इख्तियार नहीं भी है और है भी, मैं ये अर्ज कर दूं। जी नहीं, इस हवाले से है कि ये आइन में लिखा हुआ है, आइन में आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, जो लेजिस्लेशन पे है कि ये जो स्पीकर है इसका सर्टिफिकेट कि ये कानून पास हो गया है, ये फाइनल है। लेकिन कानून क्या ज़ाब्ते के मुताबिक या आइन के ने अगर कोई ज़ाब्ता दिया हुआ है या कोई रहनुमाई की हुई है या कोई हिदायत दी हुई है आइन में कि इस तरह इसके मुताबिक पास होगा, तो वो सर्टिफिकेट फिर फाइनल नहीं होता। नॉर्मली तो उसको फाइनल समझा जाता है, पर अगर वो इख्तियार जो आइन साजी का है वो ज़ाब्ते कानून और आइन के मुताबिक ही इस्तेमाल नहीं किया गया, तो फिर आला अदालतें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास आईनी इख्तियार है कि वो इसको कलअदम करार दें, और अक्सर वो कई दफ़ा दे भी देती है। सही। यहाँ इशू जो बुनियादी तौर पे है वो ये है कि क्या इसमें कितनी अददी तादाद चाहिए थी वोटों की, और उसमें एक राय ये है कि जितने भी मेंबर हैं, कुल मेंबर हैं हाउस के, उनकी मेजॉरिटी, उनकी अक्सरियत की ज़रूरत है इस कानून को, किसी कानून को मुश्तरका इजलास में पास करने के लिए। सही। अब आइन ने कई फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये एक निस्बत और फ्रैक्शन दी है कि अगर आइन की साजी करनी है तो कम अज कम 2/3 अक्सरियत से वो पास होगा। तो ये आइन में तो तरमीम चूंकि नहीं थी, 2/3 की शर्त और ज़रूरत इसमें नहीं है। अब सवाल है कि आइन में ये कहा जाता है कि अगर वज़ीर आज़म ने मुंतखब होना है तो उसको मुंतखब करने के लिए लाजिम है कि उसके उसकी अक्सरियत हो, उसके पास 172 हो आउट ऑफ द टोटल हाउस ऑफ 342 इन द नेशनल असेंबली। वहाँ लिखा हुआ है कि कम अज कम आधे कुल अक्सरियत, कुल मेंबरशिप के। यहाँ आर्टिकल 72 सब आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 72 की चौथी शिक में ये लिखा है कि जो वोटों की अगर मुश्तरका इजलास में जरूरत वो है कोई किसी भी फैसला करने की या डिसीजन के लिए, उसके लिए जो भी पार्टी मूव कर रही है उसको अक्सरियत चाहिए उन वोटों की, उन मेंबरान की जो हाजिर हैं और वोट डालते हैं। सही। अब एक हवाले से गालिबन 222 की जरूरत है, दूसरे हवाले से 221 की जरूरत है, और ये मामला यकीनन जाएगा अदालतों के सामने और अदालतों में ही इसका फैसला करेंगी। पर आर्टिकल 72(4) का मैंने आपको अर्ज किया है जो इस सूरत में तकाजा करता है। सही। चौधरी एतजाज एहसन साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रूल्स ऑफ बिजनेस, मेरा ख्याल में उसमें कोई रूल 10 उन्होंने कोट किया जिसके मुताबिक वो शोर भी मचाते रहे कि 222 अरकान होना जरूरी है। रूल जो है जी वो तो अब मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब को मशवरा जो दिया जाना चाहिए वो दुरुस्ती दिया जाना चाहिए। रूल जो है वो मातहत है आइन के, और आइन इसमें बड़ा क्लियर है। आइन के जो शिक है जी वो इसमें बड़ी वाज़ेह है कि वो कहती है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली। सही, बिल्कुल। चौधरी एतजाज एहसन साहब, ये रूलिंग भी आई स्पीकर असद कैसर की जानिब से, और उन्होंने यही आप जो कहा, आपने फरमाया कि आइन जो है वो ऊपर है रूल से, और इसी वजह से जो आइन में लिखा हुआ है उसके तहत, और ये शायद जो मिनिस्टर फॉर लॉ हैं उन्होंने वहां पर पढ़ के भी सुनाया, तो वो बात तो सही है। तो अगर तरीकाकार
जिसपे ये चैलेंज अगर होता है तो ऑपोजिशन या जो भी पार्टी जाती है अदालत में तो उसके चांसेस कितने हैं कि कितना जोर होगा, सिर्फ तरीकाकार के हवाले से। बाकी हम चीजें आपसे बाद में पूछते हैं कि ये क्या कर सकती थी हुकूमत, ईवीएम और बाकी चीजें, वो हम बाद में जाते हैं। तो अभी तक ऑप्शंस क्या हैं ऑपोजिशन के पास कि अगर सिर्फ तरीकाकार के हवाले से वो अदालत में जाना चाहते हैं? तो देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मैंने जैसे अर्ज किया कि अगर अददी तादाद जो जितनी चाहिए वोटों की और जितनी आईन तकाजा करता है वो अगर ना हो तो वो कानून समझा ही नहीं उसको जा सकता। कानून उसको जो अदालत है वो फर्स्ट करार दे देगी, स्ट्राइक डाउन कर देगी। सही। लेकिन अगर अददी तादाद है तो फिर भी चंद और तकाजे आइन में हो सकते हैं। अगर आइन कहता हो कि ये बाय डिवीजन होगा, यानी एक ये दोनों अलग-अलग अपनी अपनी लॉबीज में जाएंगे वोटर सारे, और वहाँ से गिनती होगी, वो बाहर निकलते जाएंगे या अंदर जाते वक्त उनकी गिनती होती जाएगी एक एक की, और उसके मुताबिक ना किया जाए तो फिर अदालत इसमें गालिब इम्कान है कि कानून को कलअदम करार दे देगी। लेकिन हमारी अदालतों ने इतने मुतज़ाद फैसले भी किए हैं, इतने मुतज़ाद फैसले बजाय जो समझ नहीं आती कि किस तरह एक केस में उकामे पे डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है, दूसरे केस में उसी प्राइम मिनिस्टर का फॉरेन मिनिस्टर है, वो उकामे पे भी है और डिफेंस मिनिस्टर भी है, फॉरेन मिनिस्टर भी है, उकामे पे भी है, और तनख्वाह भी हजारों दिरहम की ले रहा है। वाइल फॉरेन मिनिस्टर एक गैर मुल्की कंपनी से उसको एडमिटेड फैक्ट के बावजूद। चौधरी एतजाज एहसन साहब, आप गालिबन शायद ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहे हैं, उन्हीं का केस था ये। मैं गालिबन शायद नहीं कर रही हूँ, उन्हीं का केस था। सही। फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वाटर एंड पावर मिनिस्टर बैक वक्त और मुलाजमत कर रहे हो किसी और कंपनी की, किसी गैर मुल्की कंपनी की। ये तो नवाज शरीफ के जुर्म से ज्यादा संगीन जुर्म है, क्योंकि तनख्वाह भी ले रहे हो। सही। पर खबर नहीं किस तरह लोग ये अपने आप को रिकनसाइल कर लेते हैं अपने इस। बिल्कुल सही। एतजाज एहसन साहब, सेनेटर ताज हैदर साहब ने रिक्वेस्ट की कि जी रीकाउंट किया जाए, जिसको नहीं सुना गया, हेड काउंट हो चुका हुआ था। तो वहां पे अगर कोई मेंबर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर डिमांड करे और वो रीकाउंट ना हो तो वो भी कहीं पे कोई बनता है कि कोई एडवांटेज मिलता है इस स्टेटमेंट का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर अदालत में जाते हैं? अदालत में जाते हैं तो अगर तो मिसाल के तौर पे अपोजिशन ये तस्लीम कर लेती है कि 221 पड़े हैं तो फिर तो रीकाउंट की कोई बात उनका वजन नहीं रहता। सही। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि 221 ही नहीं पड़े तो फिर वो रीकाउंट का समझो एक केस बनता है जिसपे अदालत ये फाइनलिटी ऑफ द स्पीकर सर्टिफिकेट को खत्म कर सकती है और खुद उस पे फैसला दे सकती है। एक स्वाधीन अदालत को मिल जाएगी पार्लियामेंट के बज़ाहिर फैसले को रद्द और फस्ख करार देने। सही। एतजाज एहसन साहब, स्पीकर साहब के पास ये ऑप्शन थी कि डिवीजन करते, जिस तरह कि आप उनको उनकी रिस्पेक्टिव लॉबीज में भिजवाते। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जी आइल्स में डिवाइड रहें, कि जहां पे जो लेफ्ट साइड पे ऑपोजिशन है वो वहां पे चली जाए और राइट साइड पे जो ट्रेजरी है वो अपने आइल्स की सिर्फ डिमार्केशन में रहे। तो उनके पास ये ऑप्शन थी आज के इस लेजिस्लेशन में कि उनको वो अपने रिस्पेक्टिव लॉबीज में भेजकर काउंट करवाते। या ये ऑप्शन तो होती है स्पीकर के पास, बिल्कुल होती है, और इसके लिए अब अपोजिशन मूव भी कर सकती है। अगर वो चाहती हो तो फॉर्मली मूव कर सकती है। लेकिन वो ये कहना कि आप उस लॉबी के करीब चले जाओ और उस तरफ बैठ जाओ और वो शोर गौगे का बहाना बनाते हैं कि जी बहुत शोर गौगा था, कोई सुनने को तैयार ही नहीं था लॉबीज में जाने के लिए। पर बहरहाल वो उस पे फिर अदालत का जरा इख्तियार बन जाएगा कि स्वाधीन बन जाएगी, अदालत इंटरफियर करती है कि नहीं,
ये प्रिडिक्ट करना अब बड़ा मुश्किल हो गया। सही। हम सीधा साधा केस देखते हैं कई दफा, और वो हमारी अदालतें कुछ और ही उसके मानी निकाल लेते हैं। हम गलती होंगे, पर वैसे ऐसे मुतजाद भी फैसले हो जाते हैं, जिनमें नवाज शरीफ का 93 का फैसला, डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, और बीबी शहीद की असेंबली का 97 का फैसला ही अगर आप ले लें, तो वो भी इतने मुतजाद हैं कि हैरत होती है। बिल्कुल, एक को रिलैक्सेशन मिल जाती है, दूसरे को नहीं मिलती। बिल्कुल सही। एतजाज अहसन साहब, ये तो हो गया तरीका कार, और अब मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके ऊपर इतना जोर दिया गया, और बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि जहां पे तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत नहीं दे रही, और इतनी जल्दी इस बात की क्या थी। और जब एक चीज रिटर्न आई थी स्पीकर की तरफ से कि जी हम अपोजिशन के साथ दोबारा इस पर मुज़ाकरात करेंगे, जब 11 तारीख को मुश्तरका इजलास मुलतवी हुआ था और वो कमिटमेंट ऑनर नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है कि ये आइन इस बात की इजाजत देता है कि आप पूरा इलेक्ट्रल स्ट्रक्चर चेंज कर दें, इलेक्शंस होने का तरीका कार तब्दील कर दें, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने एतराजात अभी वहीं पर मौजूद हों? एक दो बातें तो पहले हम जरा कर लें इस जी। इलेक्शन कमीशन के एतराजात 150 भी हो किसी कानून पे, वो कानून वही बनेगा जो पार्लियामेंट बनाएगी। इलेक्शन कमीशन को किसी कानून को कलअदम करने या किसी बने हुए कानून को, बजा तौर पे बने हुए कानून को की खिलाफ वर्जी करने या उसको डिफाई करने का कोई इख्तियार नहीं है। सही। ये उसको कलअदम करार देने का इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आईनी एतबार से, आईनी इख्तियार के तहत आर्टिकल 199 के तहत और आर्टिकल 185, 82, 83, 84 और 85 के तहत है सुप्रीम कोर्ट को। और किसी अदालत को ये इख्तियार या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास अगर बजा तौर पे बना हुआ कानून पहुंच जाए और उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करना हो, तो वो पाबंद है उसकी, वो अपना कानून नहीं बना सकती। बिल्कुल एतजाज अहसन साहब, मैंने ये इसलिए बात की क्योंकि आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि हम आज भी इलेक्शन कमीशन के शाना बशाना खड़े हैं जो उनके एतराजात थे, इसलिए मैंने ये सवाल किया था। हाँ नहीं, वो तो एक बात और है ना कि उनके एतराजात को आप सीरियसली लें। एतराजात को सीरियसली लेना तो चाहिए पार्लियामेंट को, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी कहूंगा क्योंकि एक आईनी इदारा है, बहुत बड़ा आईनी इदारा है, उसकी मैं कोई उसको छोटा नहीं कर रहा हूँ, उसकी अहमियत बहुत है। सही। लेकिन आईन और कानून के तहत अगर कानून बन जाए और अगर बजा तौर पे कानून बन जाए तो उस कानून के पाबंद है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास अपने कोई इख्तियारात नहीं है किसी कानून को, बने हुए कानून को कलअदम करार देने का या उसको डिफाई करने का, या ये कि ये सही का उस पर जजमेंट पास करने का। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है। ठीक, चौधरी साहब, एक अदालत नहीं। बिल्कुल। अब ईवीएम पे, इलेक्शन वोटिंग मशीन पर आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन के इतने एतराजात क्यों हैं, इस पर बज़िद क्यों है ऑपोजिशन की, ये नहीं होना चाहिए या ये तरीकाकार जो है इस तरह नहीं होना चाहिए था, और हुकूमत इस पर बज़िद क्यों है कि यही एक वे फॉरवर्ड है धांधली से आइंदा बचने के लिए? जमीर साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं, अर्ज करूं जी, बड़ी आजिज़ी से, ये सारा मामला है ट्रस्ट का, एतमाद का। सही। एतमाद लोगों का उठ गया हुआ है इलेक्टोरल मशीनरी से, जितनी धांधली हुई है कि मतलब है मुस्लिम लीग के तो वाइस प्रेसिडेंट खुद एडमिट करते हैं कि उन्होंने भी धांधली की और वोट चोरी किए, इलेक्शन चोरी किए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कई दफा कह चुके हैं कि हाँ हमने भी चोरी किए इलेक्शन, और उन्होंने किए। 1997 का इलेक्शन सबसे मुंह बोलता सबूत है। 1990 वाला भी मियां नवाज शरीफ का, जिसके बारे में अमीद गुल साफ कह गए कि जनरल अमीद गुल के हमने IGI बनाई इसीलिए कि पीपल्स पार्टी को बाहर रखना। सही। और उसमें सदर पाकिस्तान भी साथ थे और आर्मी चीफ भी और अमीद गुल DGI भी। और फिर ये 1997 में इतना बड़ा जुर्लू फेरा गया, 2/3 मेजोरिटी दी गई मियां साहब को, और हमारे पीपल्स पार्टी के सारे मुल्क में
सिर्फ 17 मेंबर आए, सिर्फ 17। जी पंजाब सारे में एक भी नहीं आया। ये मैं नहीं मानता हूँ पीपल्स पार्टी हार सकती है इलेक्शन, पर इतनी बुरी तरह कभी नहीं हार सकती। सही, ठीक जी, इतने वोट तो हमारे कम नहीं ना, और फिर अगली दफा हम हुकूमत भी बना रहे हो। सही। अच्छा, अब ये जो चीज है ये एतमाद की बात है। पहली बात मैंने अर्ज की, आपको इसकी मिसाल देता हूँ सर। 100-125 साल से 100-125 साल से जी 100 से ज्यादा और अब तकरीबन 200 बार एसोसिएशन में सालाना इलेक्शन होता है। आपको मालूम है, सालाना, बिल्कुल हर साल। और कोई 1,00,000-1,50,000 वोट तो वैसे ही वकला के हैं, वो पढ़ते हैं। और हर कोने कोने में पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहा होता है। सही। और 100-125 साल से हो रहे हैं और हर साल हो रहे हैं। सही। और कोई झगड़ा नहीं होता इलेक्शन के बाद। सही। एक हारता है, 2-3 हारते हैं, एक जीतता है। जीतना तो एक नहीं होता है। वो हारे हुए जो होते हैं वो मुबारक दे के जीतने वाले को अपने घर चले जाते हैं, और जीतने वाले के सपोर्टर कोई 2-3 घंटे वहाँ बार रूम में जश्न मनाते रहते हैं। सही। और ये एतमाद की बात है ना। ये जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान में 12 आई है, इनमें एतमाद नहीं रहा किसी इलेक्शन कमीशन में। वरना इंडिया में वो मनोहर सिंह गिल जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, सही, किस तरह उन्होंने बाल ठाकरे की फूंक निकाल दी थी। इसलिए वाकयात हैं बहुत बड़े। किस तरह उन्होंने डेविड डावडा जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी विजिट नहीं करने दी। तो एक कैंडिडेट की बाई इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर को जाने ही नहीं दिया। और उनसे पहले वो थे चौधरी साहब, बिल्कुल सही इलेक्शन में। चौधरी साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये बात है एतमाद की, ट्रस्ट की।